जे इरफान के नाम से मेरी बहुत सारी सूफी थॉट पर ऑडियो वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो एक बंदा था जनाब, उसका नाम था राहील व्हील चेयर वाला। वो मुझे मिला, वो मेरे प्रोग्राम सुना करता था। वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करने की उनकी एक कंपनी थी। उन्होंने कहा कि आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें। वो व्हील चेयर पे था, मेरी नज़र बंद हो गई थी। बड़ा ज़बरदस्त उसने मुझे फिक्रा कहा 2020 में। उसने कहा इरफान भाई मेरी व्हील चेयर पकड़ें, रास्ता मैं दिखाता हूँ, धक्का आप लगाएं, इंशाल्लाह मंजिल बहुत आसान है और जल्दी मिल जाएगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में सारी से गिफ्ट कॉलेजेस में पढ़ा कर इतने पैसे नहीं कमाए, इतना नॉलेज हासिल नहीं किया अपनी आंखों से देखकर, जितना मैंने बंद आंखों से और जब मैं विजुअली इम्पेयर्ड हुआ थोड़ा सा, उसके बाद मैंने जितना पैसा और जितना नॉलेज हासिल किया इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। तो पहला लेसन, वैसे तो मुश्किल काम है कि आप जैसे बच्चों को समझाया पढ़ाया जाए, जिंदगी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट का पहला लेसन जहन में रख लें। कोई डिसेबिलिटी, कोई प्रॉब्लम, कोई क्राइसिस आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और यकीन माने, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां पर क्राइसिस होते हैं बेसिकली वहीं से अपॉर्चुनिटी स्टार्ट होती है। जमाने में जिस जगह पर मसला होता है वहीं पर आपके लिए रास्ता होता है। और मैं आपको छोटे, आप सभी मुझसे पहली सलाह आपके लिए कि इस दुनिया में कदम रखने से पहले आप थोड़ा सा अपने आप को मुजतमे करें, अपने आप पे भरोसा करें। यकीन माने इतना पैसा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में है, किसी और में नहीं। वो हमारा एक हमारी उससे सलाम दुआ भी है, वकार ज़का का नाम सुना होगा, सुने? शोर मचाता रहा है कोविड से पहले भी और अब तक भी। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर लें, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर लें, बड़ा पैसा बनेगा। ना हमारी हुकूमतों ने सुना, ना हमने सुना, और हम बहुत पीछे हैं। बहरहाल जी, अपनी ये तो थोड़ा सा मैंने अपना तारुफ करवाया ताकि आपको मुझे और मुझे आपको समझने में आसानी हो। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में कोई फर्क बता दें। मुझे नजर नहीं आता, आप बोलना शुरू कर देंगे, एक एक करके बोलेगा इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क। ये उसको उठा देंगे हम ताकि हम लिख सकें। बोर्ड दे दें, मार्कर दे दें। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्लास है, इन्वेस्टमेंट की थोड़ा बहुत तो फर्क जानते होंगे। कोई 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 इब्राहिम बोले जी। जी नहीं सर, किसी सिक्योरिटी के अंदर अपनी अमाउंट को जो है ना किसी सिक्योरिटी को परचेज करके लॉन्ग टर्म के रख देना, इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए। और जो ट्रेडिंग होती है वो डे टू डे या वीक टू वीक सिक्योरिटीज को बाय और सेल करना, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, जी सर। स्कैल्पिंग भी होती है, शॉर्ट टर्म पे भी हम ट्रेड करते हैं, और इन्वेस्टमेंट पे हम लॉन्ग टर्म के लिए अपने एसेट्स को होल्ड करते हैं, और उस होल्डिंग को होल्ड करने के बाद हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो आपने मेरा बनाया था फ्लेयर, उसमें आपने लिखा हुआ था कि क्या था टॉपिक हमारा, बोले नहीं? इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़ ऑन ग्लोबल। अच्छा जी, इसके बारे में कोई बंदा जानता है आप में से? सर आप DXY डॉलर इंडेक्स, और कोई भाई जानता है इसके बारे में? DXY। मैं चूंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करता हूं, आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस, तो मेरा सबसे ज्यादा वास्ता DXY से पड़ता है, डॉलर इंडेक्स से। अगर इसको भी बंद करने आसानी हो जाएगी जब मैं कह दूंगा। ओके, DXY जी, मुझे जब मैं चूंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ था, राहील भाई से मेरी मुलाकात हुई, तो राहील भाई ने मुझे कहा, यस थैंक यू, तो राहील भाई ने मुझे कहा कि इरफान साहब, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने फाइनेंशियल एसेट्स को मैनेज करना है तो आपको DXY से वाकफियत होना बहुत जरूरी है।
DXY डॉलर इंडेक्स को कहते हैं। चलिए हम आसान लफ्जों में समझते हैं कि वो कहते हैं डॉलर जितना मजबूत होगा दुनिया के एसेट इसी के साथ मैनेज होते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहला वास्ता मेरा जिस मार्केट से पड़ा था वो था कमोडिटी मार्केट, और मैं इसी मार्केट में काम करता हूं। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट में सबसे पहले जी मैं जिस चीज पर ट्रेड करता हूं वो है गोल्ड, और गोल्ड को हम XAUUSD इस सिंबल से डिनोट करते हैं, XAUUSD। फॉरेक्स और जिस इदारे के साथ मैं अटैच हूं हमारा सारे का सारा फोकस XAUUSD के साथ है। और वैसे तो एक और मार्केट है, और मेरा मानना ये है, मेरी रिसर्च ये है कि आने वाले दौर में जो सबसे ज्यादा पैसा आपको बना कर देगा वो गोल्ड से भी ज्यादा सिल्वर में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तीसरी मार्केट जिसको हम XNG, चौथी मार्केट ऑयल मार्केट है जिसको हम कहते हैं US ऑयल। ये चार कमोडिटीज हैं। इन चार कमोडिटीज में मैं काम गोल्ड पे करता हूं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन सिल्वर, US ऑयल और XNG इन चारों के सिग्नल जनरेट करती है। हम एजुकेट करते हैं बच्चों को, लोगों को। हमारे क्लाइंट की ज्यादा तादाद हिंदुस्तान में है, मलेशिया में खास तौर पर बहुत ज्यादा ट्रेडर हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाल के लोग वहां पर बैठे हैं जो हमारे साथ अटैच हैं। उनके अपने अपने भी स्टेट्स मौजूद हैं लेकिन वो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। अभी हम इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। और आजकल जिस मार्केट में मैं काम कर रहा हूं वो है क्रिप्टो मार्केट। और क्रिप्टो मार्केट के क्रिप्टो में जो एसेट मेरे अपने पास जाती पोर्टफोलियो में है वो मैं आपको बता देता हूं। BTC है, ETH है जिसे आप इथेरियम कहते हैं। अगर आपको टर्म्स की ना समझ आए, क्योंकि एक आध बच्चे को समझ होगी, तो आपने बिला झिझक पूछना है, हम आपको लर्निंग के लिए बहुत सारी चीजें बता देंगे। तीसरा एसेट जो मैंने होल्ड किया है वो डॉट है। चौथा एसेट जो मेरे पास है वो वन है। वन के बाद मैंने विन होल्ड किया हुआ है। ये क्रिप्टो एसेट्स हैं, क्रिप्टो कॉइन्स हैं। और आपने खबर सुनी होगी कि एक कॉइन ने पूरी मार्केट को हिलाया है, ट्रम्पू। ये ट्रम्प ने ना पूरी मार्केट को हिला दिया। और ये आगे चलकर हम बात करेंगे अगर मुझे टाइम मिला तो। ये कुछ मार्केट्स हैं, और कुछ मार्केट्स के आप कुछ एसेट्स हैं कमोडिटी में और क्रिप्टो में। उसके अलावा आपने US 30 का नाम सुना होगा, US 100, US 500, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 30 बड़ी कंपनीज, 30 बड़े इंडेक्सेस, 50 बड़ी कंपनी, US 30, US 100 और US 500 और रसल 2000। ये कुछ और चीजें हैं। अब इन सारी चीजों का ताल्लुक भाई DXY के साथ। हमने पहला अपने उस्ताद से लेसन ये सीखा कि आपने किसी मार्केट में ट्रेड करनी है तो आपका सारे का सारा फोकस DXY या USD या USDT के साथ होना चाहिए। मैंने दो लफ्ज बोले हैं, USD से क्या मुराद है? डॉलर। और USDT से क्या मुराद है? चलें, अच्छा अब हमने करना ये है कि पहले नंबर पर डॉलर को समझना है। DXY कॉम्बिनेशन है 5 बड़ी करेंसीज का। DXY के अंदर अगर चेंज आती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो हमारी ये मार्केट हिल जाती है। अब इसको हिलने के लिए हमें कुछ और स्किल्स सीखनी है। और वो स्किल्स कौन कौन सी हैं जी? फंडामेंटल स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं,
और सेंटीमेंटल स्किल ना, ये बड़ी अहम चीज है जी। अगर आप इस चीज को आज समझ गए तो हम अपनी सारी ट्रेड को, सारी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को मैनेज कर पाएंगे। मैंने आपके सामने 3 लफ्ज रखे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और स्किल्स, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटीमेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस चूंकि आज मैंने आपको पढ़ाना है, इससे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को समझ लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, इसमें 93 टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं। कितने भला? 93 एनालिसिस होते हैं, जिसमें आपने कभी सुना होगा कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। सुने? यस। बोलो तो सही। आवाज आ रही है? ओके, कैंडल स्टिक पैटर्न। दूसरा है इसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये जो बहुत बड़े बड़े वेल्स होते हैं या बहुत बड़े बड़े स्मार्ट मनी इन्वेस्टर होते हैं, हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जरिए इनकी मूव को पहले समझ लेते हैं, कैंडल स्टिक के जरिए, ऑर्डर ब्लॉक्स के जरिए, तो हम आगे काम करते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, बहुत सारी और चीजें हैं, और ये हमारी टीम सिखाती है, लेकिन मैं न सिखाता हूं ना मैं काम करता हूं। हाँ, सबसे अहम, अगर आप बिगिनर हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम कर लें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप इसकी मिसाल यूं ले लें, आप किसी सड़क पर चल रहे हैं तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं। अच्छा, वो जो स्पीड ब्रेकर हैं वो आपको या तो आगे जाने से रोकते हैं या पीछे जाने से रोकते हैं। और वैसे मैंने गोल्ड में चार्ट पैटर्न के जरिए अपने तौर पर एक जुगाड़ लगाया हुआ है। मैंने ये जुगाड़ लगाया है कि 100 से लेकर 200 तक की गिनती में, या 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुछ पड़ाव ऐसे हैं, अगर वहां तक हमारी प्राइस आ जाए तो मैं समझता हूं कि अब प्राइस ने आगे जाना है, और वो मेरा जुगाड़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बैक टेस्टिंग है। उसकी बुनियाद पर मैं XAU USD यानी गोल्ड में और सिल्वर में और क्रिप्टो में मैं उस बुनियाद पर ट्रेड करता हूं। अच्छा जी, चूंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक है, अच्छा उससे के बाद है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट को समझने के लिए आपने डेफिनेटली बिजनेस लेयर समझी होंगी। मैं बिजनेस लेयर को 4 हिस्सों में तकसीम करता हूं जी। इंडिविजुअल, कंपनी, इंडस्ट्री और इकोनॉमी। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी और हो सकती है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हमारे अपने प्लस माइनस है। मेरे हिसाब से मैं इकोनॉमी को 4 लेयर्स में समझने की कोशिश करता हूँ। इंडिविजुअल, कंपनी, इंडस्ट्री एंड, समझ आ रही है? यस सर। आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे आसानी होगी, वरना मुझे यही लगेगा कि मैं रेडियो के कमरे में बैठा हूँ और मेरी आवाज को नहीं सुन रहा। समझ आ रही है? ओके, कितनी लेयर्स हैं? कौन कौन सी? अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं कि मैंने पिछले 1 साल में फंडामेंटल एनालिसिस पे काम नहीं था किया। मैं 4 एंगल से मार्केट सेंटीमेंट को समझकर ट्रेड करता हूं। इंडिविजुअल के सेंटीमेंट, ग्रीड एंड फियर इंडेक्सेस की बुनियाद पर मैं ट्रेड ले लेता हूं। कंपनी की बुनियाद पर मैं ग्रीड एंड फियर इंडेक्स की बुनियाद पर मार्केट सेंटीमेंट को समझकर ट्रेड ले लेता हूं। इंडस्ट्री की बुनियाद पर भी और इकोनॉमी पर भी। और ये 4 चीजें अगर हमें समझ आ जाएं, 4 एंगल समझ आ जाएं, तो हम फाइनेंशियल मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। डस्टर दे दीजिए मुझे। अच्छा चलिए, ओके, तो मैं कर लूंगा था, डस्टर मेनू पढ़ा दे, हमें टीचर जी। अब
बुनियादी तौर पर हमने करना क्या था, आपको क्या सिखाना था, क्या समझना था? थैंक यू। कितने एनालिसिस हैं, कितने एनालिसिस हमें सीखने हैं? कौन कौन से? टेक्निकल कितने होते हैं? 93 टेक्निकल एनालिसिस है। आप कहेंगे हम उसको आपको सिखा देंगे और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पैनल से इंशाल्लाह सिखा देंगे। दूसरा, आपके टेक्निकल एनालिसिस के बाद फंडामेंटल, बाद में सेंटीमेंट। मैंने अभी पिछले महीने जे पॉवल का नाम सुना है? ओके, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका चेयरमैन जे पॉवल, उनकी मैंने पर्सनालिटी और स्पीच को नजर में रखते हुए विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने मार्केट का साइको एनालिसिस किया था। उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका जेस्चर क्या है, उनकी टोन कैसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। विद द हेल्प ऑफ दोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जे पॉवल को हमने स्टडी करके साइको एनालिसिस करने के बाद हमने अपनी ट्रेड की पोजीशंस को मैनेज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह से काम करते हैं। तो इन चार चीजों को हम सेंटीमेंट्स के अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। अब ये चूंकि मैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ आया था फंडामेंटल, और फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो दो किस्म के होते हैं जी। मेरे हिसाब से बाकी का कोई पता नहीं, मैं तो अपनी बात बताऊंगा जो मैंने सीखा है। फंडामेंटल एनालिसिस मेरे हिसाब से दो तरह के हैं जी। एक है जियो इकोनॉमिक्स और एक है जियो पॉलिटिकल। चूंकि हम न्यूज की बात करेंगे, हमारा है इम्पैक्ट ऑफ न्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट, तो फंडामेंटल एनालिसिस मैं कितने करता हूं जी? दो। कौन कौन से बोर्ड पे लिखे हुए हैं बोलिएगा जरा? जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल। हम जब इम्पैक्ट ऑफ न्यूज की बात करते हैं, या जब आपने ये जो स्कीम देखी होगी तो आपने समझा होगा कि जियो पॉलिटिकल पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप आया है, मार्केट में क्या असर पड़ रहा होगा, और फला क्या हुआ होगा, ब्रिक्स ममालिक का इजलास हुआ है तो क्या होगा। हम उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, जियो पॉलिटिकल को समझने से पहले हमें जियो इकोनॉमिक्स को समझना है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की जानिब से और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जानिब से एक महीने के अंदर 40 न्यूज आती हैं। कम अज कम 40 न्यूज, कम अज कम 40 न्यूज रिलीज होती हैं। सर ने मुझे कहा था कि बताइएगा कहां पर रिलीज होती हैं, इनको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताइएगा। आप, ये मेरी पर्सनल प्रमोशन नहीं है, ट्रेडिंग व्यू एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। दूसरा आप नोट कर लें, अगर आप आसानी हो जाएगी, उसके साथ है investing.com। investing.com अगर प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कर लेंगे तो आसानी होगी। investing.com में आपको न्यूज मिल जाएंगी। एक साइट है जी फॉरेक्स जूस, फाइनेंशियल जूस। फाइनेंशियल जूस की साइट पर मिनट के बाद जो जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इवेंट्स आते हैं उनकी न्यूज डिस्प्ले। ट्रेडिंग व्यू, investing.com, फाइनेंशियल जूस, फॉरेक्स फैक्ट्री, चौथे नंबर पर फॉरेक्स फैक्ट्री लिख लीजिए, बाइनेंस लिख लीजिए जी, कॉइन मार्केट कैप लिख लीजिए। ये 4-5 ऐसी साइट्स हैं। और सबसे अहम CME, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, CME। मैं इन 5 साइट से सर मदद लेकर क्रिप्टो का काम करता हूं। आप हैरान होंगे कि इस वक्त मुझ जैसा बंदा जो गिफ्ट बंद हो गया, मसाइल का शिकार, आंखें खत्म हो गई, मसाइल का शिकार, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, तो मैं भी अच्छे खासे डॉलर का
अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना, वो मैंने उधर लिख दिया। अब जियो इकोनॉमिक न्यूज आप में से तो बताएगा कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है? कोई काम करता हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ओके, रेट कट, पता है नहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट कट का? किसी को नहीं पता? और जी, और बताएं, शाबाश, माशाल्लाह। सीपीआई का पता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलें, और अगर मतलब तुम मेरे अंदर है, मैंने आसानी हो गई। लो जी, सबसे पहले आपने ये जो अहम कॉन्सेप्ट की न्यूज आती है वो जीडीपी डाटा है। महीने में एक दफा आता है, 12 महीनों में 12 दफा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जीडीपी डाटा रिलीज करता है। ये मंथली MOM भी होता है, मंथ ऑन मंथ भी होता है, QOQ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी होता है, YOY ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जीडीपी डाटा रिलीज किया जाता है। अब सब अच्छा चलें, जीडीपी डाटे के साथ एक बहुत अहम डाटा रिलीज किया जाता है, उसको कहते हैं PCE डाटा, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए, इन्फ्लेशन को समझने के लिए, जैसे कि CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे कि PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये डाटास होते हैं। और इन सबसे अहम PCE डाटा है। अब ये सारे के सारे डाटास हर महीने एक दफा जरूर रिलीज होते हैं, और महीने के दूसरे जुमातुल मुबारक को CPI का डाटा और उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद PPI का डाटा रिलीज होता है। कब होता है जरा बताना? जुम्मे, हर महीने सेकंड फ्राइडे CPI और PPI का डाटा रिलीज होता है। उसके बाद एक बहुत अहम डाटा होता है जिसको कहते हैं नॉन फॉर्म पेरोल का डाटा। नॉन फॉर्मिंग इंडस्ट्री और नॉन फॉर्मिंग इंडस्ट्री के पेरोल का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, और इस डाटे से मार्केट हिल जाती है। और उसके बाद एक बहुत अहम डाटा रिलीज होता है जी, उसको कहते हैं PMI डाटा, परचेज मैनेजर के इंडेक्सेस रिलीज होते हैं। उसके बाद आपका नाम क्या था जिन्होंने बताया? जैन ने बताया जॉबलेस क्लेम्स का डाटा जी, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। और ये जॉबलेस क्लेम्स का जो डाटा है, हर हफ्ते जुमेरात को ये डाटा रिलीज होता है। ये मैंने चंद डाटा आपके सामने लिखे हैं। जीडीपी, अच्छा, ये जो इकोनॉमिक डाटा है, हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। हम जियोपॉलिटिकल टेंशंस को तो बाद में जिक्र करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट के अपने इंडिकेटर जो हैं, कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, कुछ लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। उन इंडिकेटर्स की बिना पर मार्केट हिल जाती है, और इनके हिलने से ये भाई सब जो है ना DXY, इसके ऊपर असर पड़ता है। और अगर इसके ऊपर असर पड़े तो इसकी प्राइस, XNG की प्राइस, US ऑयल की प्राइस, और कौन सा चौथा? सिल्वर की प्राइस। देखिए जरा, कॉन्सेप्ट समझें, इस पिक्चर को समझ लें। ये डाटा अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इससे किस पर असर होता है? इससे डॉलर पर असर होता है। डॉलर ऊपर जाता है या नीचे आता है। जब डॉलर ऊपर नीचे होता है तो इसका असर किस पर पड़ता है? हमारी कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है। और ना सिर्फ कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है, हमारी क्रिप्टो मार्केट हिल जाती है। ना कि क्रिप्टो मार्केट पर असर पड़ता है, US 30, US 100, US 500 पर असर पड़ता है। और इसी तरह सारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हिल जाता है। तो पहली बात, आज अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करना चाहें, एक बात याद रखें, इस मार्केट में बहुत सारे बच्चे,
बहुत सारे इन्वेस्टर छक्का लगाने के लिए आते हैं और अपनी सारी जमा पूंजी उड़ा देते हैं। आपको मशवरा है डेमो अकाउंट बनाएं और 1 साल कम से कम डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें और उसके बाद आप अपनी फाइनेंशियल मार्केट में किस्मत आजमाई करें। 2025 के बारे में हमारी प्रेडिक्शन ये है कि ये क्रिप्टो का साल होगा और अगर आप सही तरीके से अपने एसेट्स को मैनेज कर लें, $1000 अगर मैं सही तरीके से मैनेज कर पाऊं $25,000 तक बन सकता है। $100 की इन्वेस्टमेंट से ट्रम्प कॉइन में अच्छे पोजीशन से बाय करके बहुत सारे हमने कहानियां सुनी हैं कि लोगों ने $10 लाख तक पैसा बनाया है $100 की इन्वेस्टमेंट। तो पहली बात आपने क्या सीखनी है कि किसको मैनेज करना है जी? DXY। किसको? अच्छा, DXY की मूव को समझना है। DXY की मूव को समझने के लिए हमारे पास इकोनॉमिक इंडिकेटर कौन कौन से हैं? GDP, CPI, PPI, PCE वगैरह वगैरह वगैरह। अब इनके अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो DXY हिलेगा और अगर DXY के अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे, वैसे आपकी इतला के लिए आपको एक गुर टोटका बता देता हूं, DXY का गोल्ड के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर DXY अप जाता है गोल्ड प्राइसेस नीचे जाती हैं और अगर DXY नीचे जाता है तो गोल्ड प्राइसेस या कमोडिटी प्राइसेस अपवर्ड जाती हैं। और इसके साथ चूंकि आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है, आपने एक फिक्रा सुना होगा, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। और वो अदर फैक्टर कौन से होंगे? वो है जी जियोपॉलिटिकल फैक्टर। उस पे हम बाद में बात करें। एक अहम न्यूज मैंने यहाँ पर तज़किरा नहीं किया, वो अब मैं बताने लगा हूँ, और वो है जी सबसे अहम मार्केट का इंडिकेटर है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। कितनी होनी चाहिए जी बेंचमार्क इन्फ्लेशन? कितनी होनी चाहिए बेंचमार्क? पाकिस्तान में कितनी है इन्फ्लेशन? अफराते ज़र, तफरीते ज़र, कोई बता दे, चैट जीपीटी कर लो। 8-9% है यार, 8-9%। अभी बता रहे हैं जो गवर्नमेंट की सभी बच्चों को पूछना। हाँ भाई बच्चों, 8% और अच्छा बेंचमार्क कितनी होनी चाहिए? सिंगल डिजिट 10 दिक्कत है पैन में, 3 to 4%। और जी कोई? मैं आप मेरे साथ है ना? 2% होनी चाहिए। यस 2%। चले 2.5 कर ले। बेंचमार्क इन्फ्लेशन 2%। अमेरिका में 2.7 है, वक्त पड़ा हुआ है। और अभी जो वक्त पड़ा हुआ है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस अभी कर लेता हूं, क्योंकि मैं मार्केट से इन टच हूं। बहुत सारी बातें मैंने जियोपॉलिटिकल रेफरेंस से आपसे करनी है। इन्फ्लेशन और अगर 2 से 1.5 से नीचे चला जाए तो उसको आपको भी पता है हम तफरीते ज़र या डिफ्लेशन कहते हैं। Yes, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक लाइक चाइना, लाइक जापान, वो डिफ्लेशन को ऑब्जर्व करते हैं और डिफ्लेशन को मैनेज करने के लिए अभी फिलहाल चाइना ने स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था, तो ताकि वो अपनी इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर ला सके। तो समझ आ रही है ना? अच्छा चले, तो मैं जरा कंफ्यूज हो गया हूं। तो लो जी सुने, 2% इन्फ्लेशन होनी चाहिए। इस वक्त 2.76 के आसपास इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को बताने के हमारे 3 बुनियादी इंडिकेटर हैं, सीपीआई, पीपीआई और पीसीई डाटा। और ये सारे डाटा आपको कहां से मिलेंगे? सवाल तो ये है, आपने investing.com खोलना है, लैपटॉप से खोलें, नीचे 3 डॉट्स आएंगे, उनको क्लिक करेंगे, ऊपर कैलेंडर होगा, कैलेंडर को क्लिक करेंगे, आपके सामने
डाटा आ जाएगा जिसमें न्यूज लिखा होगा, और उस न्यूज को जब आप क्लिक करेंगे तो अमेरिका, कनाडा, हिंदुस्तान, सब के नाम आ जाएंगे। आप उसमें अमेरिका को क्लिक कीजिएगा क्योंकि हमारी सारी फाइनेंशियल मार्केट अमेरिका के साथ अटैच है। अमेरिका को क्लिक करेंगे तो वो 40 न्यूज जो मैंने आपको बताई उनके सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। उनमें से जो जो आपको चाहिए उनको क्लिक कीजिएगा, वो आपके पास मार्क हो जाएंगे, और जब भी नया डाटा आएगा वो आपको फौरन पता चल जाएगा। लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट में हम काम करते हैं, तो जब हम काम करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा इंतजार रहता है कि भाई कब आए इन्फ्लेशन का डाटा हमारी मार्केट में, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आए। उसको मैनेज करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया इंटरेस्ट रेट को, तो इन्फ्लेशन मैनेज होना शुरू हुई। फिर पूरा एक साल पिछला इंटरेस्ट रेट को पॉज किया, और अच्छा इसको पॉज, ये काम कौन करता है? ये हाइक करना, ये करना कौन करता है? स्टेट बैंक करता है, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके भाई, अमेरिका के स्टेट बैंक का नाम क्या है सर? आप फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, फेड करता है। फेड 12 रियासतों के मजमूए का नाम है, जिसमें सबसे बुनियादी रियासत न्यूयॉर्क है। तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के मौजूदा चेयरमैन का नाम है जे पॉवल। क्या नाम है? इस वक्त हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम करने वालों की सबसे ज्यादा निगाह, सबसे ज्यादा फोकस डोनाल्ड ट्रंप के बाद किसी बंदे पर होता है तो वो जे पॉवल पर होता है। अब जे पॉवल ने क्या किया कि 2023 पूरा और 2024 के आखिरी क्वार्टर तक इंटरेस्ट रेट को उसने पॉज रखा। पॉज रखने के बाद फिर उसने इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया, फिर 25 बेसिस पॉइंट से कट किया, फिर 25 बेसिस पॉइंट से कट किया। यानी पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट को कट किया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए एक झटका सा टोटका है। जो ही इंटरेस्ट रेट कट होता है, गोल्ड प्राइसेस अपवर्ड रास्तों का इंतखाब करती। क्या मैंने कहा? जो ही इंटरेस्ट रेट डाउन होता है, जितनी कमोडिटी मार्केट है, गोल्ड है, सिल्वर है, यूएस ऑयल है, एक्सएनजी है, ये ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अभी रिसेंटली पिछले क्वार्टर में, और आपको हैरानगी की बात बताऊं, पिछले एक साल के दौरान गोल्ड प्राइसेस $900 का जंप लिया है। अब गोल्ड की प्राइसेस $2800 के आसपास तिजारत हो रही हैं। मैं अभी फिलहाल 2025 का जो वीडियो बना कर आया हूँ वो हमारे चैनल पर रिलीज हो चुकी है। 25 का हमने ईयरली फोरकास्ट निकाला है। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक गोल्ड प्राइसेस अगले साल $3200 तक पहुंचेंगे जी। अभी कहां तक है? 2800 अभी नहीं हुआ, 2750-60 है। ये मेरे हिसाब से $3200 के आसपास ये तिजारत होंगी। बीबियों से कहता हूँ भाई गोल्ड खरीद रहे हैं, सही बात है। आप अपनी डोमेस्टिक जरूरत के लिए खरीद रहे, आप उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रहे, गोल्ड की प्राइसेस काबू नहीं आनी। अच्छा, अब अहम काम कि कौन इंटरेस्ट रेट को कट करता है जी? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है जी? अच्छा, हमारे साथ एक और कॉन्टिनेंट है या एक और ब्लॉक है, उसका नाम है यूरोजोन। यूरोजोन बहुत बड़ी कम्युनिटी है, DXY में उसका बड़ा किरदार है। उसकी प्रेसिडेंट का नाम है जी कैसी लुगार्ड। यूरोजोन इंटरेस्ट रेट कट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट, स्विट्जरलैंड इंटरेस्ट रेट कट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट। क्या आपको नहीं लगता जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कट होता है तो कहीं ना कहीं रिसेशनरी न्यूज होती है? मार्केट में आने वाले दिनों में रिसेशन नजर आ रही होती है। चले, ये आप चूंकि इन्वेस्टमेंट पढ़ते हैं, अगर आपने ये काम करना है तो इस तरह की न्यूज आपके जहन में होनी चाहिए।
अच्छा, अब आज के दिन का जो सुबह की न्यूज है, सबसे बड़ा सवाल, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के पास मुकम्मल आजादी है कि उसने इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेना है, कट करना है, हाइक करना है या पॉज करना है। 30 जनवरी 3-4 दिन के बाद 29 को जब रात 12 बजेंगे पाकिस्तान में 30 हो जाएगी, उस वक्त इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है। जिस वक्त डिसीजन इंटरेस्ट रेट का आता है, हमारे लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टर के लिए ईद का दिन होता है जी। हम पूरी एक लाइव स्ट्रीम में सेलिब्रेशन हम करते हैं, पूरा एक क्योंकि हम इस एक स्ट्रीम में यकीन माने पाकिस्तान में बैठकर हमारी कम्युनिटी मिलियंस ऑफ डॉलर बनाती है। हमारी कम्युनिटी पूरी की बात कर रहा हूँ, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में से सिग्नल जनरेट होते हैं पल टू पल कि उसने क्या कहा, उसने कपड़े कौन से पहने, ये वो। मैं जो सुबह रिकॉर्ड करके आया हूँ, जे पॉवल CME, मैंने आपको बताया ये सारी आपको इंफॉर्मेशन कहां से मिलेंगी, investing.com, फॉरेक्स मैक्सी, ट्रेडिंग, कंज्यूमर, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में एक आता है, उसको इंडिकेटर आता है, उसको फेड वॉच टूल कहते हैं। फेड वॉच टूल, फेड वॉच टूल अगर आपके पास अभी हो तो आप उसको देखिएगा। 98% प्रोबेबिलिटी है इस वक्त इंटरेस्ट रेट पॉज होने की। 98% इंटरेस्ट रेट पॉज होने की। अब जब पॉज होने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल जाती है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने आपको एक रूल दिया है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा तो गोल्ड नीचे जाएगा, इंटरेस्ट रेट कट होगा कमोडिटी मार्केट ऊपर जाएगी, और अगर ये पॉज होगा तो ये वो रेंज करेगा, ये एक ही जगह पर अप्स एंड डाउन्स करेगा। ये स्कैल्पर्स के लिए बहुत अहम जगह होती है, जहां पर स्कैल्पर टेक्निकल एनालिसिस को अडॉप्ट करते हुए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए, अगर उनके टेक्निकल एनालिसिस अच्छे हैं तो वो अच्छा तगड़ा पैसा बना सकते हैं। अच्छा, अब ये खबर तो बड़ी इजी है। फेड वॉच टूल ने कहा कि भाई इंटरेस्ट रेट को इस दफा पॉज होना है। अब सुबह वो जो हमारे नए प्रेसिडेंट साहब आए ना, वो पूरी दुनिया के हमारे तो हमें तो लगता है ना पाकिस्तान के कोई और है, तो ट्रम्प साहब, ट्रम्प ने आते ही 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर दिए हैं जी। अब हम इसके बाद शिफ्ट होने लगे हैं जियो पॉलिटिकल। अब जियो पॉलिटिकल, पहला जी इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन आना है, और फेड वॉच टूल के मुताबिक 98% प्रोबेबिलिटी पॉज की है। और एक बंदा है, उसका नाम डाउ जोन का नाम सुना होगा। डाउ जोन जो इंडेक्सेस है, वो जो डाउ जोन का खालिक था, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो खबर मार्केट में आनी होती है, मार्केट ने उसको पहले ही डिस्काउंट कर लिया होता है, पहले ही उसको अकाउंट फॉर कर लिया होता है। तो मार्केट ने पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया है 98% इंटरेस्ट रेट पॉज। अब मार्केट में हम एज ए इन्वेस्टर गोल्ड को रेंज में देख रहे हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि गोल्ड इस वक्त $2751 से लेकर $2800 के दरमियान तिजारत करेगा। लेकिन अगर ये कट होता है तो ये 800 से ऊपर जाएगा, और अगर हाइक होता है तो 2751 से नीचे की तरफ भागेगा। लेकिन हमें ये लगता है कि ये एक जगह पर रेंज करेगा। अब ट्रंप ने आते ही, कल कॉन्फ्रेंस थी जी स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब करते हुए, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को बराह रास्त मुखातब करते हुए उसने कहा कि भाई आपको इंटरेस्ट रेट कट करना चाहिए। और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के हलफ लेने से पहले ये कहा था कि हमारे पास अपना मैंडेट है, हम किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। अब आप जरा गौर कीजिए, एक तरफ जे पॉवेल जिसके पास 12 रियासत
रियासतों के 12 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की पावर है। दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम उसकी एक जुम्बश से हिल जाता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो उसी के मुल्क का है। डोनाल्ड ट्रंप उसको कहता है इंटरेस्ट रेट को कट करो, वो कहता है इंटरेस्ट रेट को मैंने पॉज करना है। आने वाले इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन में इन दोनों के दरमियान क्लैश के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर, एकेडमिया प्रोफेसर्स के जो आर्टिकल मैंने सुबह पढ़े हैं, तो आने वाले दिनों में गोल्ड मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में वाज़े तौर पर पंप नजर आ सकता है, आ रहा है। अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टर हैं, हमारे पास कुछ लेवल्स हैं, वो जो मैंने क्रिप्टो की बात आपसे करनी है कि ये पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके विद इन 1 ईयर अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहला झगड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही किसके साथ मोल लिया है? अपनी ही इसको क्या कहते हैं, अपनी ही स्टेट के खिलाफ या अपने ही फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अपने ही स्टेट बैंक के खिलाफ पहला झगड़ा। दूसरा झगड़ा जनाब, कल उसने उसी फोरम में जियोपॉलिटिकल अब बातें होने लगी हैं, ये बातें हम इंशाल्लाह कर चुके। और सऊदी अरब के शहजादे ने गुडविल जेस्चर के लिए फोन किया डोनाल्ड ट्रंप को और कहा कि $600 बिलियन की हम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बस ना, मैंने कहा $1 ट्रिलियन, उसने कहा $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जनाब। अच्छा, और साथ में उसने जो कहा है वो अहम है। उसने कहा कि अगर सऊदी अरब चाहता तो यूक्रेन रशिया वार कब की खत्म हो चुकी होती। उसने कहा कि सऊदी अरब को तेल की कीमतें बहुत कम रखनी चाहिए थी ड्यूरिंग दैट वार। उसने अपने लोगों को कहा कि यूएस ऑयल को एक्सप्लोर करें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपना ऑयल एक्सप्लोर करेगा। मुझे ये बताएं, इस सारी सूरत हाल में यूएस ऑयल की प्राइस आपको अपवर्ड नजर आ रही है कि डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। चलें, मैं कहता हूं अपवर्ड है। वो किस तरह, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कहता हूं यार आने वाले दिनों में सऊदी अरब चूंकि इससे पहले चाइना के साथ पेट्रो युआन इकोनॉमी में जा चुका है और चाइना उसकी तरफ टिल्ट है। अब चाइना जब उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसको वहां से शटअप कॉल मिली है, वो उसका झुकाव उधर है, तो मार्केट में इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर्स की बहुत बड़ी तादाद रिस्क ऑन बता रही है और आने वाले दिनों में इन ऑयल प्राइसेस में इजाफा हो सकता है। हाँ, थोड़ी देर के लिए प्राइसेस डाउन जाएंगे, आप नीचे की जगह से बाय करें। लो जी, छोटी सी बात क्रिप्टो के हवाले से, क्योंकि मैं क्रिप्टो इन्वेस्टर हूं, मैंने डॉट बाय कर रखा है। मेरे पास गाला, वेन, वन, XRP में बहुत पोटेंशियल है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, आप डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को एक साइड पे रखें। क्रिप्टो हॉलोविंग का कॉन्सेप्ट पता है किसी को? हॉलोविंग, अच्छा जी, क्रिप्टो के बारे में 2008 का जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया ने धड़ाधड़ नोट छापे, तो क्रिप्टो, BTC, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आगाज हुआ। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आसान लफ्जों में कॉन्सेप्ट ये है कि हर 4 साल के बाद उसका हाफ विंग कट कर दिया जाएगा। डिमांड होगी, हाफ विंग कट कर दिया जाएगा। कहानी लंबी है, टाइम थोड़ा है। पिछले मई में क्रिप्टो BTC हॉलोविंग हुई थी और हर हॉलोविंग के 1 साल के बाद क्रिप्टो BTC प्राइसेस ने 9000% जंप किया था। पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में 9000% जंप। अब क्रिप्टो मार्केट में हॉलोविंग हो चुकी है और वो हिस्टोरिकल बुनियादों पर, क्योंकि मैं हिस्ट्री पर मैंने एक चार्ट पर स्टडी कर रखी है और उस चार्ट का नाम है सैम्यूल बैनर चार्ट। जिंदगी रही तो इस पर आपसे गुफ्तगू होगी।
तो सैम्यूल बैरर के चार्ट के मुताबिक भी हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो जनाब क्रिप्टो मार्केट इस वक्त 1 लाख, मैं गिफ्ट में मैंने एक सेमिनार करवाया था जैसे सर ने करवाया। एक बंदा आया था बीटीसी पर, उसने मुझे कहा था 300 रुपए का बीटीसी खरीद लें। मैं कहा जा कम कर। उसने कहा था भाईजान याद करेंगे, अल्लाह की कसम याद करना भी। एक बीटीसी $1 लाख का, 300 रुपए का $1 है। 3 करोड़ डॉलर। और प्रेडिक्शन सुने, अभी माइकल सेलर ने कहा है, अभी क्या नाम है, ब्लैक रॉक, लैरी फिंक ने कहा है, इसकी प्रेडिक्शन आ रही है जी $8,50,000 बीटीसी आने वाले 2 से 3 साल तक जा सकता है। अभी याद ही नहीं ये वाला। तो अच्छा चले, आप ना ये जो मेरी होल्डिंग है जी, मैंने डॉट खरीद रखा है। डॉट इस वक्त है, डॉट की प्राइस है 6.23 पे। मैंने इसको 6.1 से खरीदा हुआ है। मेरा पहला टारगेट है जी $11 का, दूसरा $23 का, और तीसरा है $33 का। इसने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है $55 का, और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में ये 6 बैठा हुआ हूँ, कभी पंप हो ही जाएगा। XRP इस वक्त सबसे लाइमलाइट पर है XRP। और एक और कॉइन है डॉज कॉइन, सुना है डॉज का नाम जी? अच्छा, अमेरिका ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अच्छा, अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने कहा है कि डॉज को हम मार्स तक ले जाएंगे, मुरीख तक ले जाएंगे। अब उसने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बात की है या डॉज की बात की है? यकीन माने उसने डॉज की बात की, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के पीछे वो है। और पीछे यूएसडीटी बैन हो गया, इस पे यूरोप में यूएसडीटी बैन है, और आने वाले दिनों में दुनिया का सारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम XRP पे होगा। इस वक्त $1 के 3 डॉज आते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो XRP में इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। फंडामेंटल पूरा एनालिसिस मौजूद है, टेक्निकली भी बता देंगे। अगर कोई और बात पूछनी हो तो कहना। मेरे हिसाब से जैन ने कहा सिल्वर के बारे में बताएं जी। मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर हो, सिल्वर में इन्वेस्ट करें, गोल्ड से ज्यादा पैसा बना के देगा। अगर आपने सिल्वर के अंदर 1 करोड़ में इन्वेस्ट किया था, आज वो होता है 2.25 करोड़। ठीक है, इसी तरह से गोल्ड में 1 करोड़ इन्वेस्ट किया होता तो आज वो 22 करोड़ पे आता। जो उसकी पोटेंशियल ग्रोथ है ना, जो गोल्ड की है, उसने अपनी पोटेंशियल ग्रोथ लूज नहीं की है। इसके बाद अगर हम देखें ना, सिल्वर वो 2011 के अंदर सर तकरीबन 48 वो गया था, जो 48 ग्राम $48 पर उस पे गया था। अब वो वापस नीचे है। नहीं, फाइनेंशियल मार्केट में आपका नाम क्या है? इब्राहिम, माशाल्लाह इब्राहिम। मैं फाइनेंशियल मार्केट में नीचे आने को अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। मार्केट जो ही नीचे आती है वो आपको एक मौका दे रही होती है कि यहाँ से बाय करो। अब आपने वो टेक्निकल लेवल ढूंढने हैं कि जहाँ से आप बाय कर सको। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, चूँकि हमने पीछे एक सेमिनार करवाया था और उस सेमिनार में हमारे रिसर्च टीम का मानना ये है कि गोल्ड में आपको ना वो नुकसान का खदशा ज़्यादा है, सिल्वर में पोटेंशियल मेरे हिसाब से, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल XNG में है। और XNG में किस तरह पोटेंशियल है? XNG में इस तरह पोटेंशियल है, मैंने अभी आपको एक झटका सा टोटका बताया है, इंटरेस्ट रेट कट होगा, कमोडिटी ऊपर जाएगी। और कमोडिटी में मैं इसको सबसे अहम समझ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चाइना स्टिमुलस पैकेज की वजह से, अभी स्टिमुलस पैकेज उन्होंने लॉन्च किया था, फ्लॉप हुआ, अब दोबारा लगाएंगे, मुझे उम्मीद है कि वो तरक्की करेगा।
अच्छा, इंटरेस्ट रेट कट हो चुका, चाइना स्टिमुलस पैकेज आ चुका, इंडस्ट्रियल प्रोसेस चलना शुरू हुआ, चाइना का पीएमआई डाटा परचेज मैनेजर इंडेक्स। आसान सा एक रूल है जी, पीएमआई डाटा अगर 50 से ऊपर है तो आप समझिए आपका मुल्क तरक्की कर रहा है। और बहुत सारे ममालिक का इस वक्त पीएमआई डाटा 50 से नीचे है। जो ही ये 50 से ऊपर होना है और अनकरीब इंटरेस्ट रेट कट की वजह से होना है, तो एक्सएनजी में सोलर पैनल प्रोडक्शन की वजह से बहुत पोटेंशियल है। सो थोड़ा सा पीएसएक्स के बारे में भी बता दें। मैनू नहीं कसम पता, मैं एवं झूठ बोलूं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैं काम नहीं करता। हाँ, मुझे एक बात का पता है, सुना मुझे एक बात का पता है कि दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम जिसके साथ लिंक है वो DXY है। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रख लें जहन में, जो बच्चे ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं, ये 4 साल आपके फंडामेंटल, टेक्निकल, सेंटिमेंटल एनालिसिस सारे फेल होने वाले हैं। इस वक्त सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट चलेगा और वो ट्रम्प ट्वीट चलेगी। ट्रम्प के एक ट्वीट से, मैंने अभी आपको बताया ना, किसी ने ट्रम्प कॉइन को बाय किया था या सोचा था? मैंने जनाब, मैंने ट्रम्प कॉइन को बाय करके पहले 5 सेकंड में $200 का फायदा है। क्लोज है जी। आपने कोई सवाल, कोई जवाब, कोई बात, कोई कमेंट, सर आप लेक्चर अच्छा लगा, बुरा लगा, जोर से लगा? सर अपनी बात मुकम्मल कर लें। आपने क्या पूछा था? क्या ट्रम्प के ट्वीट से मार्केट हिल गई थी। मैंने 5 सेकंड में $200 का, वो बच्चा बैठा है, कहता अंकल $200 आ गए ने। अगले ही लम्हे मैं चुप कर गया। ये अपनी लगा रहा, इन्होंने नहीं सी पता कि मैं क्यों चुप कर गया, तो मेरा अकाउंट वाश हो गया था। वो एक मार्केट वॉलेटिलिटी, और यकीन मानिए ट्रम्प के जो 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर हैं, अच्छा इन 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर में कुछ एग्जेक्टिव ऑर्डर और भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जी 2-3 बड़े अहम एग्जेक्टिव ऑर्डर। मार्केट में जब भी रिस्क ऑन होगा, जैन को पता है, इब्राहिम को पता है, मार्केट में जो ही रिस्क ऑन होता है गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाती है। गोल्ड प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट कट होगा, गोल्ड प्राइसेस, रिस्क ऑन होगा। और रिस्क ऑन कैसे कैसे हुआ? एग्जेक्टिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप का जी, कनाडा को 51वीं रियासत बनाएंगे जी। अब जब कनाडा को 51वीं रियासत के बारे में हमने डोनाल्ड ट्रंप का ये एग्जेक्टिव ऑर्डर सुना, तो कनाडा के अवाम की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। कल कनाडा ने, उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ये कहा कि नॉर्थ कोरिया इंटर बर्रे-आज़म जो मिसाइल बना रहा है उससे बाज रहे, वरना नॉर्थ कोरिया पर बराह रास्त हमला किया जाएगा। मार्केट रिस्क, खामोशी इख्तियार करेंगे तो जरा मैं 2 मिनट और बोल लूंगा। तो इससे मार्केट रिस्क ऑन हुआ जी। चाइना को एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत बराह रास्त धमकी दी गई कि टैरिफ मसाइल में हम उलझा देंगे। चाइना दफ्तर खारजा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मैक्सिको को कहा कि हम आपके मैक्सिको ओशन को अमेरिकन ओशन का नाम देंगे, और मैक्सिको एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जिससे मैक्सिको के साथ टैरिफ मसाइल का जिक्र किया गया। मैक्सिको की प्रेसिडेंट ने नक्शे के आगे खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बुरा भला कहा। ग्रीनलैंड के मामले में डेनमार्क के प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को गाली दे डाली है, जिससे आने वाले दिनों में रिस्क ऑन होगा। और जो ही रिस्क ऑन होता है कमोडिटी मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड नोट किया जाता है। थैंक यू।